गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 का पाठ 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नियोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लानिंग। अब प्लानिंग का वर्ड का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। हम हमेशा अपनी जो भी निजी लाइफ है उसके अंदर हम प्लानिंग वर्ड का प्रयोग जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हम एग्ज़ाम के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है, पहले कौन सा चैप्टर याद करना है, बाद में कौन सा चैप्टर याद करना है, ठीक है। तो ये सभी जो प्लानिंग हम करते हैं इसी को ही नियोजन कहते हैं, ठीक है। नियोजन जो वर्ड है वो विकास के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नियोजन यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है उसका मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र का विकास करना है या किसी भी सेक्टर का विकास करना है, ठीक है। तो इसमें विकास के लिए प्लानिंग की जाती है कि विकास जो है वो किस तरह से किया जाना चाहिए। तो विकास के अंदर मेनली 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, किसी भी समस्या के समाधान के लिए पहले सोच विचार करना। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है या जब भी हमें कोई काम करना है या एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या कोई भी नया काम आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले सोच विचार करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। मतलब कार्यक्रम की रूपरेखा का मतलब होता है वो कार्यक्रम हमें कैसे करना है। मान लो जैसे एग्ज़ाम की तैयारी है तो पहले कौन से चैप्टर याद करनी है, बाद के दिन में कौन से चैप्टर याद करनी है, मतलब उसकी पूरी रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं कि 2 छुट्टी है तो एक दिन आधी बुक याद कर लूँगा, दूसरे दिन पूरी बुक याद हो जाएगी। फिर इस तरह से हम रूपरेखा बनाते हैं। तो इसी तरह से पहले सोच विचार किया जाता है, फिर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है और उसके बाद उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, हमारा उद्देश्य क्या है? एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना, ठीक है। तो फिर हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फिर हम कठोर परिश्रम करते हैं या फिर मेहनत करते हैं। तो नियोजन के अंदर ये 3 पॉइंट आते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए सोच विचार करना, फिर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और उसके बाद उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना, ठीक है। मेरे हिसाब से सबको याद हो जाएगी। बहुत इजी डेफिनेशन है और ये आ भी सकती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब आगे नियोजन जो है उसके 2 उपगमन होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। नियोजन जो है वो 2 तरह का होता है। एक तो है खंडीय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन, ठीक है। खंडीय नियोजन को सेक्टरल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। सेक्टर होता है ना, कोई सा भी सेक्टर हो सकता है। तो सेक्टरल प्लानिंग तो अर्थव्यवस्था की जितनी भी सेक्टर हैं उनमें से किसी किसी पे भी खंडीय नियोजन जो है वो अपनाया जा सकता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, विनिर्माण हो गया। विनिर्माण मतलब उद्योगों में, परिवहन के साधन, संचार के साधन, इनके लिए कोई भी कार्यक्रम बनाना और फिर हम उनको लागू करते हैं तो वो क्या कहलाता है? खंडीय नियोजन, ठीक है। जब भी कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन इनके बारे में जब भी हम कोई कार्यक्रम बनाते हैं और उनको लागू करते हैं तो वो क्या कहलाता है? खंडीय नियोजन, ठीक है। लेकिन प्रादेशिक का मतलब होता है पूरे प्रदेश के लिए कोई स्थान ले लिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जब हम विकास कार्य करते हैं तो वो प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। आमतौर पर क्या होता है, जब हम विकास कार्य करने लगते हैं तो सभी क्षेत्रों का विकास जो है वो बराबर नहीं हो पाता। किसी क्षेत्र का विकास जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कोई क्षेत्र जो है वो विकास में पिछड़ा हुआ रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए संतुलन लाने के लिए, ठीक है, इसमें प्रादेशिक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। सभी क्षेत्रों के अंदर संतुलन बना रहे, इसलिए प्रादेशिक नियोजन को अपनाया जाता है, ठीक है। प्रादेशिक या क्षेत्रीय नियोजन में किसी क्षेत्र का जो है वो पूरा विकास करने के लिए योजना बनाई जाती है, ठीक है। अब नियोजन जो है उसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है नियोजन? तो नियोजन को अपनाए बिना कोई भी देश जो है वो आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता है, ठीक है। नियोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी फैली हुई थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर वो बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं वो भी नष्ट हो गए थे, ठीक है, और गरीबी बहुत ज़्यादा फैल गई थी।
तो इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को गरीबी से दूर करने के लिए और देश का विकास करने के लिए भारत ने भी नियोजन का ही रास्ता अपनाया था। भारत में भी नियोजन का रास्ता अपनाया गया था। ठीक है, तो भारत में नियोजन का रास्ता कैसे अपनाया गया था? भारत में नियोजन जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अपनाया गया था। मतलब पंचवर्षीय, 5 वर्षीय, पंच मतलब 5 वर्षीय योजनाएं भारत के अंदर शुरू की गई थी। भारत में नियोजन का कार्य कौन करता है? 1 नंबर में छोटा क्वेश्चन आ सकता है। भारत में नियोजन का कार्य जो है वो योजना आयोग करता है। योजना आयोग जो है वो ही योजना बनाता है देश के विकास करने के लिए। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो योजना आयोग द्वारा ही चलाई गई थी। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और भारत में नियोजन जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी वो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पंचवर्षीय मतलब 5 वर्षों की योजना तो 1951 में आरंभ हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। 1 जनवरी 2015 को भारत के योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारत की योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया? नीति आयोग। या भारत की योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? 2015 के अंदर। ठीक है, तो अब भारत का नाम क्या है? नीति आयोग। ठीक है, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई थी, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना अपनाई गई वो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 से शुरू की गई थी। ठीक है, तो 1951 से 1956 तक 5 साल तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। फिर 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, 5-5 साल का गैप है इन सब के अंदर। फिर 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। 3 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो लाइन वाइज चली थी। अगर आपको 1951 याद है, इसके अंदर 5 जोड़ जोड़कर लिखते जाइए। आपको रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 1951 रट लीजिए कि 1951। ठीक है, 1951 में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। उसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी। लेकिन 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया और भारत के अंदर सूखा पड़ गया, जिसके कारण योजना अवकाश लेना पड़ा। मतलब पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की गई, बल्कि इनके स्थान पर वार्षिक योजनाएं लागू, मतलब 1 वर्ष की योजना जो है वो लागू रही, जिन्हें रोलिंग प्लान भी कहा गया। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है रोलिंग प्लान क्या है, तो ये पता होना चाहिए रोलिंग प्लान क्या है। 1 वर्षीय योजना जो चलाई गई थी, किस वजह से चलाई गई 1 वर्षीय योजना? क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था और भारत देश के अंदर सूखा पड़ गया था, इसलिए ये 1 वर्ष की योजना 66 से 67 तक और 68 से 69 तक एक एक वर्ष की योजना जो है वो चलाई गई थी। ठीक है, याद रह जाएगा। 5 हो चुकी है, 3 यहाँ पर हो गई है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना है वो फिर एक एक इनके खत्म होने के बाद 69 से 74 तक चलाई गई। और उसके बाद 5वीं वर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, ये दोनों कंटिन्यू चली। पहले 3 कंटिन्यू चली, 2 साल का ब्रेक, फिर 2, फिर उसके बाद फिर इसको पहले समाप्त कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई और दूसरी गवर्नमेंट जो आई उसने इसको समाप्त कर दिया। 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया क्योंकि सरकार जो है वो चेंज हो गई थी। दोबारा से चुनाव हुई, जब नई सरकार आई तो उसने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1980 से 1985 तक चली थी। ठीक है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। तो ये 7 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। इनमें से छोटे क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 1990 के बाद देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। राजनीतिक अस्थिरता क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि देश के अंदर उदारीकरण अपनाया गया। उदारीकरण का मतलब होता है जो विदेशी व्यापार जो होता है जो देश के अंदर जो विदेशी व्यापार होता है उस पर जो रोक लगी हुई थी उस रोक को हटा दिया गया। ठीक है, अब
दूसरे देशों के लोग जो क्या है वो भारत में आकर अपना सामान बेच सकते थे, या हमारे देश के लोग जो हैं वो सामान को आयात कर सकते थे। तो जब ये उदारीकरण की नीति जब देश के अंदर अपनाई गई, तो उसके कारण हमारे देश के जो उद्योग धंधे थे उस पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के उद्योग धंधे अभी इतने भी विकसित नहीं हुए थे कि वो विदेशी उद्योगों के साथ कंपटीशन कर सकें। ठीक है, मतलब क्या, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई किसके कारण से? उदारीकरण के कारण। उदारीकरण का मतलब होता है व्यापार पर जितने भी प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटा दिया गया। अब विदेशी लोग भारत में आकर अपना सामान बेच सकते थे, और विदेश के जो लोगों का जो सामान था वो अच्छी क्वालिटी का था और सस्ता भी था। ठीक है, जबकि हमारे देश के लोगों का जो माल था वो महंगा था और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता था। इसलिए वहाँ पर बहुत राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण से 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो देरी से शुरू की गई। 1990 के बाद 1992 से शुरू की गई। ठीक है, 1992 से फिर 97 तक, उसके बाद 9वीं, फिर ये चारों जो है वो कंटिन्यू चली थी लगातार। 1997 से 2000 तक, 10वीं 2002 से 2007 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में चली थी, लेकिन 2015 में ही योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे इस चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।